द मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब, नवंबर 9, 1997, रेसलिंग हिस्ट्री का वो काला दिन जब सर्वाइवर सीरीज पर टाइटल मैच में ब्रेट हार्ट ने टैप आउट किए बिना शॉन माइकल्स को चैंपियन डिक्लेयर किया गया। ऐसे क्या हुआ कि ब्रेट हार्ट को WWE छोड़कर WCW जाना पड़ा? क्या है इसमें सनी का रोल? क्या हिटमैन के साथ विंस मैकमैन और शॉन माइकल्स ने मिलके किया था धोखा? कौन कौन था इस साजिश में शामिल? अंडरटेकर का बैकस्टेज क्या रिएक्शन था और मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब क्या एक स्टोरी लाइन थी? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। हल्क होगन के बाद और एटीट्यूड एरा के पहले अर्ली 90s का जो वक्त है उसे न्यू जनरेशन एरा कहा जाता है। यहाँ मस्कुलर और जायंट रेसलर्स से धीरे धीरे परफॉर्मर्स पर ध्यान दिया जाने लगा और इस एरा के सबसे दो बड़े स्टार थे ब्रेट द हिटमैन हार्ट और हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। वैसे हार्ट माइकल्स से 8 साल बड़े हैं। दोनों के करियर में काफ़ी समानताएं हैं और दोनों ने अपने करियर की शुरुआत 80s में टैग टीम्स में की थी। जी हाँ, हार्ट थे हार्ट फाउंडेशन में और माइकल्स थे रॉकर्स में। 1992 में ब्रेट हार्ट वर्ल्ड चैंपियन थे, वही शॉन माइकल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। बैकस्टेज दोनों दोस्त तो नहीं थे मगर दुश्मनी भी नहीं थी। चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलने लगी और बिगड़ने लगी जब शॉन माइकल्स ने केविन नैश और स्कॉट हॉल के साथ अपना बैकस्टेज ग्रुप क्लिक बनाया और इनके बर्ताव से हार्ट जैसे सीनियर रेसलर्स को प्रॉब्लम होने लगा। इसके बावजूद 1996 में रेसलमेनिया 12 पर हमें चैंपियन ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स का 1 घंटे का आइकॉनिक आयरन मैन वर्ल्ड टाइटल मैच देखने मिला। यहाँ ब्रेट हार्ट को हराकर शॉन माइकल्स वर्ल्ड चैंपियन बने। मुझे आज भी गोरिल्ला मॉनसून के वो शब्द याद है, द बॉयहुड ड्रीम हैज़ कम ट्रू फॉर शॉन माइकल्स। आज भी गूज़बम्स आते हैं। इसी वक्त WWE की मुश्किलें बढ़ रही थी। WWE के स्टार्स को साइन करके WCW के रूप में उनके सामने एक तगड़ा कंपटीशन खड़ा था। हल्क होगन, लेक्स लूगर, रैंडी सैवेज, स्कॉट हॉल, केविन नैश, ये सब बड़े स्टार्स WCW ने साइन कर लिए और एक तरह से WWE के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था। कहा जाता है कि 1996 में WCW के एरिक बिशॉफ ने ब्रेट हार्ट को 3 साल के लिए $9 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अब इतना पैसा तो विंस मैकमैन ऑफर नहीं कर सकते थे, तो इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने हार्ट को 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट यानी एक तरह से लाइफ टाइम डील ऑफर कर दिया। हार्ट और मैकमैन का रिश्ता पुराना है। 1984 में ब्रेट हार्ट के पिता स्टू हार्ट से मैकमैन ने उनका रेसलिंग प्रमोशन स्टैम्पीड रेसलिंग खरीदा था। कहा जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हार्ट को अगले 3 साल हर साल $1.5 मिलियन मिलने वाले थे और 3 साल बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद अगले 17 साल वो मैकमैन के नंबर 2 बन के WWE के मैचेस की बुकिंग करते, क्रिएटिव में भी इन्वॉल्व रहते। ये उनको ऑफर था। उनको प्रॉमिस किया गया था कि वो WWE के टॉप बेबी फेस बने रहेंगे। मार्च 1997 में विंस मैकमैन ने अपना पहला वादा तोड़ दिया। उन्होंने हार्ट को हील बनने के लिए कहा। हार्ट शॉक्ड थे मगर तब मैकमैन ने उन्हें 2 लिस्ट दिए। अब एक लिस्ट थी जिनमें उनके अपोनेंट्स थे अगर वो फेस रहे थे, जिसमें नाम थे वेडर, मैनकाइंड और स्टीव ऑस्टिन, और दूसरे में उनके अपोनेंट्स अगर वो हील बनते और उसमें नाम थे अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और ऑस्टिन। हार्ट ने ऑफकोर्स हील बनना मंजूर किया और हमें 1997 में रेसलमेनिया 13 पर स्टोन कोल्ड वर्सेस ब्रेट हार्ट मैच में लेजेंडरी डबल टर्न देखने मिला, जहां एक ही मैच में हार्ट हीरो से विलन बन गए और ऑस्टिन विलन से हीरो। इसके बाद हार्ट खुद उनका एंटी अमेरिकन गिमिक सजेस्ट करके एक विलन बने रहे, जिससे कनाडा और यूरोप में वो फेस थे और यूएस में टॉप हील। यहाँ 80s के बाद फर्स्ट टाइम हार्ट एक हील बने थे और ये एक
रिफ्रेशिंग एंगल था। यहाँ हार्ट और माइकल्स का पर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गया था। कहा जाता है कि 1996 में रेसलमेनिया 12 पर जब हार्ट ने माइकल्स को क्लीनली पुट ओवर किया था तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगले साल रेसलमेनिया पर माइकल्स ब्रेट हार्ट को पुट ओवर करेंगे। मगर फरवरी 1997 में रेसलमेनिया 13 से पहले माइकल्स ने अपने इनफेमस लॉस्ट माई स्माइल प्रोमो के बाद टाइटल विकेट कर दिया और ये कहा कि वो इंजर है। ब्रेट हार्ट को माइकल्स की ये इंजरी एक बहाना लगी थी कि माइकल्स को ब्रेट हार्ट से रेसल नहीं करना और हारना नहीं है उनसे। इसके बाद अपने डीएक्स फेज में लाइव टेलीविजन पर माइकल्स ने ब्रेट हार्ट पर अपना इनफेमस कमेंट कर दिया था कि ब्रेट हार्ट सनी डेज का मजा लूट रहे हैं, जिससे वो ऐसा जता रहे थे कि हार्ट और सनी का अफेयर चल रहा है। इससे हार्ट और माइकल्स के बीच दरारें और बढ़ गई। इसी बीच समर स्लैम 1997 में अंडरटेकर को हराकर ब्रेट हार्ट फिर से चैंपियन बने। जब फ्यूचर मैचेस की बात हो रही थी तब स्टोरी लाइन पिच की गई थी कि सर्वाइवर सीरीज 1997 पर मॉन्ट्रियल में माइकल्स हार्ट से टाइटल जीत जाएंगे और एक फ्यूचर डेट पर माइकल्स फिर से टाइटल हार्ट से हार जाएंगे। मगर कहा जाता है कि माइकल्स ने हार्ट से हारने से मना कर दिया। अब तक विंस मैकमैन एज अ कैरेक्टर WWE में एक कमेंटेटर थे, मगर धीरे धीरे अब वो अपने रियल लाइफ ओनर के कैरेक्टर में भी पर्दे पर आने लगे थे और ब्रेट हार्ट के साथ ऑन स्क्रीन भी उनकी कुछ नोक झोंक हमें देखने मिली थी। पर्दे के पीछे भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। सितंबर 1997 में मैकमैन ने हार्ट से कहा कि WWE की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभा सकते। अच्छा ये होगा कि हार्ट WCW से बात चलाए और WCW चले जाए। हार्ट हैरान थे। उन्होंने WCW से बात शुरू की, तभी अचानक से विंस ने कहा कि रुको रुको, फाइनेंशियल कंडीशन अब बदल गई है और अब हार्ट WWE में रुक सकते हैं। मगर 1 नवंबर 1997 को बिशॉफ ने हार्ट को ऐसा ऑफर दिया जो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर भी हार्ट ने विंस को कॉल करके कहा कि मैं WWE नहीं छोड़ना चाहता, मैं पैसे भी बढ़ा के नहीं मांग रहा, मगर मुझे बताओ कि मेरी क्रिएटिव डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ मैकमैन ने फिर से पलटते हुए कहा कि नहीं, हार्ट को WCW की ऑफ़र ले लेनी चाहिए। हार्ट ने कहा कि उनका हार्ट पूरी तरह से WWE में है, मुझे आप मेरे फ्यूचर के सिनारियो बता दो और मुझे रुकाओ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद विंस ने हार्ट को कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें 4 महीने हारने के बाद फाइनली वो एक मैच जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनते। यहाँ कंडीशन ये भी थी कि हार्ट सर्वाइवर सीरीज पर मॉन्ट्रियल में अपने होम कंट्री में अपना टाइटल हारेंगे, जो हार्ट को बिल्कुल मंजूर नहीं था और 4 महीने तक हारना भी उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने रिलक्टेंटली WCW का ऑफर कबूल कर लिया। अब सवाल था कि किस तरह से और किसको ब्रेट हार्ट अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे। मैकमैन चाहते थे कि ब्रेट हार्ट मॉन्ट्रियल कनाडा में सर्वाइवर सीरीज पर माइकल से टाइटल हार जाए, मगर हार्ट इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि एक तो ये उनका होम टाउन था और दूसरा माइकल्स ने भी हार्ट से हारने से मना किया था। ये इंटरनेट के शुरुआती दिन थे और ऑनलाइन न्यूज़ लीक हो गई कि ब्रेट हार्ट WWE छोड़ के WCW जा रहे हैं। फाइनली मैकमैन, हार्ट और माइकल्स के बीच ये अग्री हुआ कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड होगा। ब्रेट हार्ट ने कहा कि अगले दिन रॉ पर वो विंस मैकमैन को अपना बेल्ट सौंप देंगे और वो उनका WWE का आखिरी दिन हुआ। बस एक प्रॉब्लम था, ब्रेट हार्ट का WWE कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइवर सीरीज की रात एंड हो रहा था। कुछ इसी तरह एक बार विंस मैकमैन अपने हाथ चला चुके थे, जहां विमेंस चैंपियन एलुंड्रा ब्लेज WWE का टाइटल बेल्ट लेके WCW टीवी पर दिखी थी और WWE का बेल्ट उन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। क्या होगा अगर ब्रेट हार्ट अपने वर्ल्ड टाइटल के साथ उन्हें धोखा देकर अगले दिन रॉ की जगह WCW नजर आए तो क्या होगा। सर्वाइवर सीरीज की रात वेडर और स्मिथ ने हार्ट को वार्न किया था कि वॉच योर बैक, आपके साथ डबल क्रॉस हो सकता है।
हार्ट को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं फास्ट काउंट ना हो जाए या फिर वर्स माइकल्स कहीं उन्हें सच में पंच मार के नॉकआउट या इंजर ना कर दे। मगर हार्ट को दिलासा बस इस बात का था कि अर्ल हेबनर मैच के रेफरी थे और उन पर हार्ट को भरोसा था। मगर विंस मैकमैन के प्लान्स कुछ अलग थे। उन्होंने WWE को और उनके चैंपियनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान बनाया कि जब माइकल्स ब्रेट हार्ट को अपने ही मूव शार्प शूटर में फंसाएंगे तब उनके टैप आउट किए बिना ही बेल रिंग कर दिया जाएगा और माइकल्स चैंपियन डिक्लेयर किए जाएंगे। कहा जाता है कि इस प्लान में मैकमैन के साथ जेरल्ड ब्रिस्को, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच भी शामिल थे। अर्ल हेबनर को उसी रात इस प्लान के बारे में बताया गया। अरीना में लगभग 20,000 लोग मौजूद थे। इंटरनेट की रूमर्स से लोगों को पता चल गया था कि हार्ट WWE छोड़ रहे हैं, इसीलिए कनाडा में होके भी सेक्शन ऑफ ऑडियंस हार्ट को बू करने लगा। मगर जैसे ही माइकल्स ने कनाडा के झंडे के साथ बदतमीजी की, वो हील और हार्ट 100% बेबी फेस बन गए। मैच अच्छा चल रहा था, दोनों पूरी तरह से प्रोफेशनल थे और वो पॉइंट आ गया जहाँ माइकल्स ने हार्ट पर शार्प शूटर लगाया। हार्ट ने मूव रिवर्स कर दिया, मगर रिवर्स होने से पहले ही रेफरी अर्ल हेबनर ने टाइम कीपर से कहा रिंग द बेल और लिटरली वो वहाँ से भाग गए। माइकल्स का म्यूजिक चलने लगा और वो भी नीचे उतर के बेल्ट लेके ट्रिपल एच के साथ वहाँ से इमीडिएटली निकल गए। मैकमैन अब भी रिंग के पास खड़े थे। ब्रेट हार्ट हैरान थे। आज भी वो पल मुझे याद है जहां ब्रेट हार्ट ने एक डिस्कस्टेड तरीके से मैकमैन पर थूक दिया और अनाउंसर टेबल पर रखे टेलीविजन मॉनिटर्स वो तोड़ने लगे। ओवेन हार्ट, स्मिथ और नीधार्ट ने रिंग में आके थोड़ा उनको शांत किया। हार्ट ने फैंस को अपने हाथों से WCW का इशारा किया। मैच के बाद इमीडिएटली मैकमैन बैकस्टेज जाके अपने ऑफिस में घुस गए और खुद को लॉक कर दिया। वही हार्ट ने माइकल्स को कन्फ्रंट किया तो माइकल्स ने कहा कि आई स्वेयर टू गॉड मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि अंडरटेकर हार्ट से मिले और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया है। फिर टेकर ने जाके मैकमैन के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और मांग की कि मैकमैन जाके ब्रेट हार्ट से अभी मिले और माफ़ी मांगे। मैकमैन ने हार्ट के पास जाके माफ़ी मांगी और अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि अपनी कंपनी बचाने के लिए उन्हें जो करना था उन्होंने किया। हार्ट ने कहा कि 14 साल की उनकी लॉयल्टी का मैकमैन ने उन्हें ये तोहफा दिया है। मैकमैन वहाँ से चले जाए, नहीं तो हार्ट उन पर हाथ उठा देंगे और अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। मैकमैन वहाँ से नहीं गए और हार्ट ने उन्हें एक ज़बरदस्त पंच दे दिया। कहा जाता है कि नेक्स्ट दिन पूरा लॉकर रूम इस बात से इतना अपसेट हो गया था कि ऑलमोस्ट 90-95% रेसलर्स बॉयकॉट करने का सोच रहे थे। एंड में मिक फॉली, ओवेन हार्ट, स्मिथ और नाइडार्ट ने ये टिपिंग मिस कर दिया। मैकमैन ने लॉकर रूम को इकट्ठा करके अपनी साइड एक्सप्लेन की और बगावत को रोका। मैकमैन ने जिम रॉस के साथ अपना इनफेमस इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रेट हार्ट को स्क्रू नहीं किया है, ब्रेट स्क्रूड ब्रेट। WCW ने ब्रेट हार्ट को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। वो मिड कार्ड फ्यूड्स में रहे। 1999 में वो WCW वर्ल्ड टाइटल जीते, मगर गोल्डबर्ग के साथ मैच में गोल्डबर्ग की किक से उन्हें करियर एंडिंग इंजरी हो गई और 2000 में उन्हें रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा। 2006 में विंस और ब्रेट ने अपने गिले शिकवे दूर किए और ब्रेट हार्ट को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। वही शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट ने 2010 में हाथ मिलाया और बीती बातें भुला दी। आज पीछे मुड़ के मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट लगता है जहां न्यू जनरेशन एरा से हम एटीट्यूड एरा में चले गए। विंस मैकमैन को इविल बॉस के रूप में एस्टैब्लिश करने में मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब का बड़ा योगदान रहा है और स्टोन कोल्ड के साथ मैकमैन की लेजेंडरी राइवलरी भी इससे ही पॉसिबल हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ये वर्क था, मतलब क्या ये स्टोरी लाइन थी? नहीं,
मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब स्टोरी लाइन नहीं थी। जो भी हो, सोचिए क्या होता अगर ब्रेट हार्ट WWE नहीं छोड़ते। ना वो गोल्डबर्ग की किक से इंजर होते, ना उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ता। हमें शॉन माइकल्स और अंडरटेकर के साथ उनके कुछ और ज़बरदस्त मैचेस देखने मिलते, और शायद कर्ट एंगल के साथ ड्रीम मैच के बाद रेसलमेनिया 18 या रेसलमेनिया 19 पर वो रिटायर हो जाते। खैर, ये हुआ नहीं, और जो भी हो, मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब रेसलिंग के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो ये थी कहानी दोस्ती की, वफादारी की, भरोसे की और धोखे की। ये थी कहानी मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।